नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा चौथी की हिंदी की पुस्तक का पाठ 11 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है पिता का पत्र पुत्री के नाम। आप सभी को कक्षा चौथी की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और पाठ आपको 11 निकाल लेना है। वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप पाठ 11 सीखने जा रहे हैं। तो बिना देर के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इसी वीडियो में इस पाठ के अभ्यास में जो भी प्रश्न दिए होंगे उन्हीं प्रश्नों को हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पाठ 11 यह है और इस पाठ का नाम है पिता का पत्र पुत्री के नाम। तो इस पाठ में हम क्या क्या सीखेंगे? पत्र लिखना, पत्र द्वारा उपयोगी जानकारी प्राप्त करना, स्वतंत्र लेखन की क्षमता का विकास, लिंग ज्ञान, रकार और रेख के शब्द जानना और पत्र लेखन के सामान्य नियमों की समझ और रकार और रेफ के रूप। अब हम पाठ को पढ़ते हैं, चलिएगा। अब यहां पे देख रहे हैं आप, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं और नैनी जेल, 26 अक्टूबर 1930 की बात है। प्रिय इंदिरा, आप समझ गए होंगे, पिता का पत्र पुत्री के नाम। तो इंदिरा गांधी जी जो है, उनके पिता कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है ना। अब प्रिय इंदिरा, कौन लिख रहा है पत्र? पिता लिख रहा है, ठीक है ना। किसको? पुत्री को। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री कौन है? इंदिरा गांधी। चलिएगा। जन्मदिन पर तुम्हें कई उपहार मिलते रहे हैं, शुभकामनाएं भी दी जा रही हैं, पर मैं इस जेल में बैठा तुम्हें क्या उपहार दे सकता हूं? हाँ, मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ रहेंगी। क्या तुम्हें याद है कि जॉन ऑफ आर्क की कहानी तुम्हें कितनी अच्छी लगी थी? तुम स्वयं भी तो उसी की तरह बनना चाहती थी, पर साधारण पुरुष तथा स्त्रियां इतने साहसी नहीं होते। वे तो अपने दिन के कामों, बाल बच्चों तथा घर की चिंताओं में ही फंसे रहते हैं। परंतु एक समय ऐसा आता है कि किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी लोगों में असीम उत्साह भर जाता है। साधारण पुरुष वीर बन जाते हैं और स्त्रियां वीरांगनाएं। आजकल हमारे भारत के इतिहास का निर्माण हो रहा है। बाबूजी ने भारतवासियों के दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन छेड़ा है। मैं और तुम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि यह आंदोलन हमारी आंखों के सामने हो रहा है और हम भी इसमें कुछ भाग ले रहे हैं। एक महान उद्देश्य हमारे सामने है और हमें इसकी पूर्ति के लिए बहुत कुछ करना है। अब सोचना यह है कि इस महान आंदोलन में हमारा कर्तव्य क्या है, इसमें हम किस तरह भाग लें। परंतु जो कुछ हम कहे, हमें इतना अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि उससे हमारे देश को हानि ना पहुंचे। कई बार हम संदेह में भी पड़ जाते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। चलिएगा अगले पेज में। यह निश्चय करना कोई सरल कार्य नहीं है। जब भी तुम्हें ऐसा संदेह हो तो ठीक बात निश्चय करने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूं। तुम कोई भी काम ऐसा न करना जिसे दूसरों से छिपाने की इच्छा तुम्हारे मन में उठे। किसी बात को छिपाने की इच्छा तभी होती है जब तुम कोई गलत काम करती हो। बहादुर बनो और सब कुछ स्वयं ही ठीक हो जाएगा। यदि तुम बहादुर बनोगी तो ऐसी कोई बात नहीं करोगी जिससे तुम्हें डरना पड़े या जिसे करने से तुम्हें लज्जित होना पड़े। तुम्हें यह तो मालूम ही है कि बाबूजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता का जो आंदोलन चलाया जा रहा है, उसमें छिपा रखने जैसी कोई बात नहीं है। हम तो सभी काम दिन के उजाले में करते हैं। अच्छा बेटी, अब विदा। भारत की सेवा के लिए तुम बहादुर सिपाही बनो, यह मेरी शुभकामना है। तुम्हारा पिता जवाहरलाल। ठीक है ना। यह पत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा को 13वें जन्मदिन के अवसर पर नैनी जेल इलाहाबाद से लिखा था। तो आपको पता होना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू आप देख रहे हैं यहां पर, इनका परिचय है।
जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और वे भारत स्वतंत्रता संग्राम के नायक ही नहीं, आधुनिक युग के निर्माता भी हैं। अब यहाँ पे इस पाठ में जो कठिन शब्द आए थे, उन कठिन शब्दों का अर्थ हम शब्दार्थ के माध्यम से जानते हैं। जैसे जॉन ऑफ आर्क, तो फ्रांस देश की एक बहादुर नारी जिसने फ्रांस की जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष किया था, तो इस प्रकार से इसका अर्थ है। उपहार का मतलब भेंट या तोहफा से है। असीम का मतलब जिसकी सीमा ना हो। निर्माण का मतलब बनाना और भाग्यशाली का मतलब भाग्यवान। आंदोलन का मतलब कोई मांग पूरी करने के लिए किया जाने वाला सामूहिक प्रयास। पूर्ति का मतलब पूरा करना। महान मतलब बड़ा और उद्देश्य मतलब लक्ष्य या ध्येय। कर्तव्य का मतलब कार्य जिनकी अपेक्षा की जाती है। स्मरण का मतलब याद। अवश्य का मतलब जरूर और निश्चय का मतलब तय या पक्का। उपाय का मतलब हल या तरकीब और स्वतंत्रता का मतलब मुक्ति और नेतृत्व का मतलब अगुवाई या जनता के मुखिया का काम। चलिएगा, अब हम चलते हैं अभ्यास में। तो बोध प्रश्न अभी हम इस पेज के बाद कंप्लीट करेंगे। सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नेहरू जी ने इंदिरा जी को यह पत्र लिखा था, तो कहां से लिखा था? घर से, विद्यालय से, विदेश से या जेल से? तो जेल से। इस पाठ को आप एक बार दो बार जरूर पढ़िएगा, तो आपको उत्तर अपने आप बनने लगेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, नेहरू जी ने अपने पत्र में बाबूजी कहा है। किसको कहा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, सरदार पटेल को, लोकमान्य तिलक को या फिर महात्मा गांधी को? तो महात्मा गांधी को। चलिएगा, प्रश्न क्रमांक 3 है, नेहरू जी ने इंदिरा जी को यह पत्र इस अवसर पर लिखा था। किस अवसर पर? उत्तीर्ण होने पर, शादी होने पर, नौकरी मिलने पर और जन्म दिवस पर? तो जन्म दिवस पर। चौथा है, नेहरू जी ने अपनी पुत्री को उपहार के रूप में दिया। क्या दिया? शुभकामनाएं दी। प्रश्न क्रमांक 3, नीचे लिखे वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। यह पत्र इंदिरा जी ने अपने पिता को लिखा था, तो ये गलत है। इंदिरा जी बचपन में जॉन ऑफ आर्क बनना चाहती थी, बिल्कुल सही। चलिएगा, ऊपर बोध प्रश्न दिए थे, उनको हम कंप्लीट कर लेते हैं इसके बाद में। चलिएगा, बोध प्रश्न है, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक क, नेहरू जी ने यह पत्र किसे लिखा था? उत्तर लिखते हैं, नेहरू जी ने यह पत्र अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखा था। प्रश्न क्रमांक ख, बाबूजी ने आंदोलन क्यों छेड़ा था? उत्तर लिखेंगे, बाबूजी ने भारतवासियों के दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन छेड़ा था। ग नंबर का प्रश्न है, विशेष परिस्थितियों में साधारण स्त्री और पुरुष क्या बन जाते हैं? तो उत्तर लिखते हैं, विशेष परिस्थितियों में साधारण स्त्री और पुरुष क्रमशः वीरांगनाएं और वीर बन जाते हैं। प्रश्न क्रमांक घ है, क्या करें या क्या ना करें, इसका निश्चय कैसे करना चाहिए? उत्तर है, ऐसी दुविधा की स्थिति में हमें कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसे दूसरों से छिपाने की इच्छा मन में उठे। वास्तव में किसी बात को छिपाने की इच्छा तभी होती है जब हम कोई गलत काम करते हैं। प्रश्न क्रमांक अंग, नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा को क्या शुभकामनाएं दी? उत्तर लिखते हैं, नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा को भारतवर्ष की सेवा के लिए एक बहादुर सिपाही बनने की शुभकामनाएं दी। चलिएगा, अब यहाँ पे सही गलत के 2 प्रश्न बच गए हैं। विशेष परिस्थितियों में साधारण पुरुष वीर बन जाते हैं और स्त्रियां वीरांगनाएं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार से, विशेष परिस्थितियों में साधारण पुरुष वीर बन जाते हैं और स्त्रियां वीरांगनाएं। तो आप देख रहे हैं इसको गलत कर रहे हैं। घ नंबर का प्रश्न है, नेहरू जी अपनी पुत्री इंदिरा को कमजोर बनाना चाहते थे। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ऊपर वाला जो होगा सही होगा और नीचे वाला जो है वो गलत होगा। इसको सही करिएगा। चलिएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं भाषा अध्ययन का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो जबकि विशेष परिस्थितियों में, ये हमने अभी पाठ में पढ़ा है कि साधारण पुरुष जो है वीर बन जाते हैं और स्त्रियां जो है वो वीरांगनाएं, तो ये सही होगा। नेहरू जी अपनी पुत्री इंदिरा को कमजोर बनाना चाहते थे, तो ये तो गलत बात है। तो यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे और ऊपर वाले में सही का लगा देंगे, ठीक है ना, वो मिसिंग हो गई है। भाषा अध्ययन का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब देखिए, शुभकामनाएं, मेरी शुभकामना सदा तुम्हारे साथ है। तो इस वाक्य में आपने देखा ये शुभकामना शब्द आ चुका। कर्तव्य शब्द से हम वाक्य निर्माण करेंगे, हमें सदैव अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो इस वाक्य में आपने देखा कर्तव्य शब्द बीच में आ चुका। उपहार का मतलब, अब देखिएगा इसका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, मेरे जन्मदिन पर मुझे कई उपहार प्राप्त हुए। तो यहां पर देखिए इस वाक्य में उपहार शब्द आ चुका। निडर, सुभाष चंद्र बोस आजादी के एक निडर सिपाही थे। तो इस वाक्य में आपने देखा निडर शब्द
आ चुका। बहादुर, राणा प्रताप बहुत बहादुर योद्धा थे, तो यहां पर बहादुर जो शब्द है वो आ चुका। तो इन शब्दों का सिर्फ हमको वाक्य में प्रयोग करना है और वाक्य जो है वो सार्थक होना चाहिए। आंदोलन, आजादी के लिए गांधी जी ने कई आंदोलन चलाए, तो आपने देखा इस वाक्य में आंदोलन शब्द आ चुका। चलिए ये प्रश्न कंप्लीट होता है। निम्नलिखित पुल्लिंग शब्दों में आ की मात्रा की जगह ई की मात्रा लगाकर स्त्रीलिंग में बदलिए। जैसे घर वाला, आप देख रहे हैं आ की मात्रा की जगह में ई की मात्रा लगाना है, तो घर वाला, तो यहां पे आ की लगी, यहां ई की लगा देंगे तो घर वाली। काका काकी, दादा दादी, बकरा बकरी, लड़का लड़की, बेटा बेटी, मुर्गा मुर्गी, इस प्रकार से चलेगा। पढ़िए और समझिए। अब देखिए यहां पर क्रम लिखा है, ठीक है ना, तो यहां पे क्र आप देख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर आप देख रहे हैं ये वाली मात्रा, ये जो रकार है, क्या है ये रकार है, तो यहां पर अर्ध व्यंजन आप देख रहे हैं यहां पर, फिर आप देख रहे हैं यहां पर रकार जो है ये भी अर्ध व्यंजन वर्ण है, और फिर इसमें अस्वर मिला है, तब जाके ये क्र हो रहा है, और फिर यहां पे आप देख रहे हैं म, इस प्रकार से क्रम। अब यहां पे देखिएगा ग आधा ग अर्ध, आप देख रहे हैं यहां पर अर्ध व्यंजन ग है, फिर यहां पर रकार है और फिर अ है, इस प्रकार से ग्रह हो रहा है और फिर ह हो रहा है। अब यहां पे देखिएगा प, और ऊपर देख रहे हैं आप कौन सी मात्रा है, ये रेफ की है, तो यहां पर देखिएगा, तो यहां पर आधा र और यहां पर पूरा प और फिर व, अब व में लगेगी काय की मात्रा, आप देख रहे हैं, तो ये जो रेफ की मात्रा है व्यंजन वर्ण के पहले इसका उच्चारण होता है, इसलिए आप प के बाद में अर्ध व्यंजन र देख रहे हैं जो क्या है, वो रेफ की मात्रा है, तो पर व त, इस प्रकार से। अब देखिएगा आशीर्वाद, यहां पे देखिए आ सी और यहां वा में देखिएगा रेफ की मात्रा आएगी, तो वा के पहले यहां पर अर्ध व्यंजन र जो रेफ की मात्रा है उसको लिखा गया है, फिर वा और द, तो यहां पे मिसिंग है, यहां पे आ आएगा, क्या आएगा यहां पे, यहां पे आएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से यहां आएगा। अब यहां पे ट्रक, तो यहां पे आप देख रहे हैं, तो ये जो है क्या होता है कि जो रकार है, रेफ और रकार, तो रकार की मात्रा जो होती है एक तो ऐसे होती है या फिर एक तो ऐसे होती है, तो जो गोलाकार व्यंजन वर्ण होते हैं उसमें यह इस प्रकार से लगती है, और जो जिनमें खड़ी डंडी रहती है जिन अक्षरों में, उसमें यह वाली मात्रा लगती है रकार की, ठीक है ना, जिसका उच्चारण जो है वो आधा र के रूप में उच्चारण होता है। चलिएगा, अब यहां पे आपने देख लिया ट्रक देख लिया, ड्रम देख लिया, इसमें भी देखिए आप रकार की मात्रा है, काय की है, रकार की है। ट में देखिएगा ये अर्ध व्यंजन ट है, फिर इसमें रकार आधा र है और फिर अ, इस प्रकार से ट्र हो जाएगा और फिर क्र। ड्रम में देखिएगा आधा ड फिर आधा र, तो आधा र रकार है और फिर अ स्वर मिलाएंगे तो ये हो जाएगा ड्र, और ये हो जाएगा फिर ड्र में अ जुड़ेगा तो ड्र और म, इस प्रकार से। तो रकार आपने देखा इस प्रकार से, जिन व्यंजन वर्णों में खड़ी डंडी रहती है उसमें रकार इस प्रकार से लगती है, और जो व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, घुमावदार होते हैं, तो उनमें इस प्रकार से लगती है। तो हमने यहां पर देखा कि रकार जो है स्वर सहित है, रकार जो है स्वर सहित है, और रेफ जो देख रहे हैं आप ये स्वर रहित है। इसका मतलब ये हुआ कि रकार जो है पूरा पूरा र है, और आपने देखा है रेफ जो है वो क्या है, स्वर रहित है, मतलब अर्ध व्यंजन वर्ण इसे आप कह सकते हैं। चलिएगा, कहने का मतलब इसको आप ऐसे समझें कि रकार जो है, आपने देखा रकार जो है ये वाली जो मात्रा लग रही है ये वाली, इसमें पूरा पूरा जो है व्यंजन वर्ण क्या इसका उच्चारण होता है, ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा र, और इस वाली मात्रा में रेफ वाली में इसमें अर्ध व्यंजन वर्ण र होता है, इसका उच्चारण ये बताया गया है। इसमें ये बताया गया कि रकार जो है, रकार जो है वो क्या है, स्वर सहित है, स्वर सहित है, और ये जो है स्वर क्या है, रहित है। तो आप देख रहे हैं तो स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है, ठीक है ना। चलिएगा, अब हम चलते हैं अगले पेज में, चलिए अगले प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक 3, र वर्ण को विभिन्न रूपों में दिए गए शब्दों के अनुसार लिखा जाता है, ऐसे ही दो दो शब्द लिखिए। देखिएगा र को क्रम भ्रम ग्रह धर्म, अब यहां पे देखिएगा ये रकार आ गया, अब यहां पे आप देख रहे हैं रेफ आ गया, ठीक है ना। तो धर्म, शर्म, और आप देखिए धृष्ट,
राष्ट्र, महाराष्ट्र, इस प्रकार से जो है आपको शब्द लिखना है। इसमें पूरा पूरा र का उच्चारण होता है, इसमें और इसमें आधा र का उच्चारण होता है। चलिएगा, समझ कर लिखिए। राम बाजार गया, राम बाजार नहीं गया। सुमन खेलती है, सुमन नहीं खेलती है। बालक स्वस्थ है, बालक स्वस्थ नहीं है। आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक नहीं है। सकारात्मक, नकारात्मक वाक्य। फल मीठा है, फल मीठा नहीं है। इस प्रकार से आपको यहां पर वाक्यों को लिखना था। निम्नलिखित शब्दों का उचित स्थान पर प्रयोग कीजिए, जैसे प्रिय, महोदय, आदरणीय, पूजनीय, माननीय और महामहिम, श्रीमान। देखिएगा, प्रिय पुत्र सदैव प्रसन्न रहो। ख नंबर में देखिएगा, पूजनीय पिताजी सादर चरण स्पर्श। प्रबंधक महोदय नमस्ते। श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, आदरणीय मामाजी सादर अभिवादन। महामहिम राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश भोपाल। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल। इस प्रकार से जब भी हम कोई पत्र लिखते हैं तो यहां पर इन शब्दों का जो होता है सम्मान पूर्वक हम इनका उपयोग करते हैं। चलिएगा, अब प्रश्न क्रमांक 6 है, नीचे लिखे शब्दों को उचित स्थान पर भरते हुए आवेदन पत्र को पूरा कीजिए। अब प्रार्थना, 4 महोदय, श्रीमान, अवकाश, कृपा। इस प्रकार से प्रति में हम श्रीमान कक्षा अध्यापक महोदय लिखते हैं। शासकीय माध्यमिक साल आपके विद्यालय का नाम आ जाएगा, जैसे हमने संदीप निसिनी लिखा है, स्थान का नाम। विषय में लिखते हैं बुखार आने के कारण 4 दिन का अवकाश देने बाबत। फिर यहाँ पे आप महोदय जी लिखेंगे। सभी ने निवेदन है कि मुझे कल से बुखार आ रहा है, अतः श्रीमान से प्रार्थना या निवेदन है कि मुझे दिनांक 20/8/2025 से 23/8/2025 तक 4 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। दिनांक आ जाएगी यहाँ पे और आपका आज्ञाकारी शिष्य नाम और यहाँ पर कक्षा आ जाएगी। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को कंप्लीट करना है। यहाँ पे योग्यता विस्तार के कुछ प्रश्न हैं, इनको आप कर सकते हैं। धन बल से आत्मबल कहीं अधिक उपयोगी है, ये एक सुविचार लिखा हुआ है। इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो में कक्षा 4 की हिंदी की पुस्तक का पाठ 11 कंप्लीट कर लिया है और इस पाठ में हमने अभ्यास के प्रश्नों को भी कंप्लीट कर लिया है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में नए पाठ के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।